नमस्कार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश किया और उसके ऊपर लगातार प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जुड़ चुके हैं आम बजट पर चर्चा के लिए। पृथ्वीराज चव्हाण जी, सबसे पहले तो मैं क्रिटिसिज्म देख रहा था कि कमलनाथ जी ने जो क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और साथ ही साथ नौकरियों को बढ़ावा देने में ये दो चीजें ऐसी थी जो करनी बहुत जरूरी थी, लेकिन यहां बजट में कुछ नहीं किया गया है। ये सुन के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारा काम किया गया है। देखिए, ये गलतफहमी है कि कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने बहुत कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने अपने बजट के 41 मिनट कृषि क्षेत्र पे बात जरूर की, लेकिन जब आप आंकड़े देखोगे तो बहुत बड़ा जो एलोकेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे रेलवे हो, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे हाईवेज हो, उसके लिए, या दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर के लिए पेट्रोलियम हो या बिजली का क्षेत्र हो, वो भी जरूरी है। उसके लिए 2-2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन कृषि के लिए बहुत ही कम, मतलब 20-25 हजार करोड़ का भी प्रावधान नहीं किया। विशेषकर जो सिंचाई, जो कृषि का एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। जो कि जो प्रधानमंत्री सिंचन योजना है उसके लिए मात्र 5,700 करोड़ का देना, या एआईबीपी कार्यक्रम जो पुरानी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, उसके लिए बहुत ही कम। पृथ्वीराज चव्हाण जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं बजट के फिगर पढ़ रहा हूं आपके सामने। 360 अरब डॉलर ये है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के लिए, कृषि और किसानों के लिए 360 अरब रुपए, और इसमें से 2/3 पैसा जो है ये सिंचाई के लिए जाना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए जाना है। 55 अरब रुपए जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए जाना है। बहुत बड़ी रकम है ये। देखिए, मैंने कहा कि जो सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज पूरा जो महाराष्ट्र है या कई सारे हमारे राज्य है, झुलस रहे हैं पानी के बगैर, और उसका सिर्फ कृषि पे उल्टा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उद्योग भी बंद हो रहे हैं। चाहे हमारे औरंगाबाद क्षेत्र हो, चाहे थाने जिला हो, उद्योग इकाइयां बंद की जा रही है कि पानी नहीं है, और पानी के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि जो एलोकेशन है वो पिछले मुकाबले में कुछ थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हमेशा राष्ट्रीय उत्पन्न में 15% की वृद्धि होती है, तो 15-20% की वृद्धि कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं मानता मैं। लेकिन जो जिस तरह से रोड सेक्टर को पैसे दिए गए हैं, या ठीक है, इस पर आपके दोनों अलग अलग दावे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं यहां से। दूसरी चीज जो कांग्रेस पार्टी ने कही है वो कहा है कि कोई स्टिम्युलस नहीं दिया गया है, कि इमीडिएट स्टिम्युलस जिससे कि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। अब जो इकोनॉमी दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोथ दे रही है, 7.5% की ग्रोथ है, 5% की महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन की दर है, ऐसे में क्या प्रायोरिटी स्टिम्युलस देनी होगी या फिर लंबे समय के लिए, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, जिन क्षेत्रों में पैसा ढंग से नहीं लगा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना, गांवों को आगे लाना, कृषि को आगे लाना, इन चीजों के लिए? देखिए, मैं तो मानता ही नहीं कि कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त मंत्री ने निधि दिया, लेकिन वो अलग बात है अपनी जगह पे। ठीक, देखिए क्या है, हमें एक अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनानी है तो उसमें हमको टैक्स जीडीपी रेशियो का एक अहम मुद्दा होता है। हम कितना कर इकट्ठा करते हैं, चाहे अमीरों से हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स से हो। वो जो हमारा 17-18% हमारी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पन्न का सिर्फ 18-19% हम इकट्ठा करते हैं, जो तुम्हें 25% तक जाना चाहिए, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हुई थी, तो कई सालों तक हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड का सरलीकरण करने की बात कर रहे थे, नया कानून लाने की बात कर रहे थे, उसको पूरी तरह से वित्त मंत्री ने छोड़ दिया है। अब कोई सरलीकरण नहीं होगा, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है वो भी चल रहा है, गार जो है वो भी चल रहा है। इसलिए टैक्सेशन में जो सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। साथ ही एक में चीज मैं आपसे जो पृथ्वीराज चव्हाण जी जानना पुरानी चाहूंगा, सरकार की और नई सरकार की, दोनों सरकार की जो हमारी उम्मीद थी कि जो निर्मित क्षेत्र है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो आज पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 15-16% है, उसको बढ़ाकर 25% किया जाए।
इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत ही निराशा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बजट था, क्योंकि अगले साल के दोनों बजट इलेक्शन बजट होंगे। जो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि जो आवश्यक सुधार है, चाहे वो कितने भी अनपॉपुलर हो, उसको इस समय लेना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ मौका चूके हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, एक बात बताइए, आपने कहा ये सूट बूट की सरकार है। आज का जो बजट है ये तो धोती कुर्ते वाले का बजट है पूरी तरह से। आप तो बहुत खुश होंगे आज इस मामले में। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ये जो सूट बूट की सरकार का आपका क्रिटिसिज्म था, आज का जो बजट आया है ये पूरी तरह से लोग कह रहे हैं कि धोती कुर्ते वाले के लिए है बजट। गांव के लिए है, किसान के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए है। ये बिजनेसमैन को खुश करने वाला बजट नहीं है और इसीलिए सेंसेक्स गिरा भी, ये कहा जा रहा है। आप इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने 2-3 मुद्दे कहे हैं कि हमको एक जो ब्रॉड विजन यहाँ पे दिखाना चाहिए था कि हम पिछले आगे एक पेट्रोलियम प्राइसेस की, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के लिए एक हमको जो मौका मिला था। एक तरफ ठीक है, विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन साथ ही में वित्त मंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस से जो एक उनको मौका मिला है, एक अवसर मिला है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करें, चाहे निर्यात हो। आज हमारा निर्यात गिर रहा है, पिछले 14 महीने से निर्यात गिर रहा है, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। आज सोशल सेक्टर के लिए जो किया है तो कुछ भी खास कोई पहल नहीं दिखाई है। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि हमारी उम्मीद थी कि हम शिक्षा पे 6% हमारे राष्ट्रीय उत्पन्न का खर्च कर सकेंगे, स्वास्थ्य पे 3% खर्च कर सकेंगे। जो स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, R&D एक्सपेंडिचर की बात है, जो 1% हमारे राष्ट्रीय उत्पन्न का 1% खर्चा अटका हुआ है, उसको 2% करने की बात थी। कि इन किसी भी बातों में कोई भी पहल और कोई भी रुचि वित्त मंत्री ने लेकिन नहीं दिखाई। पृथ्वीराज चौहान जी, आप मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे हैं। आज का बजट, क्या आप ये कहेंगे कि ये सूट बूट की सरकार का बजट है या नहीं है? नहीं, मुझे ठीक तरह से सुनाई दे रहा है, कनेक्शन ठीक नहीं है। जरा धीरे से बोलेंगे तो शायद सुनाई देगा। जी, थोड़ा और मैं धीरे बोलता हूं कि ये क्या आपको लगता है कि सूट बूट की सरकार, जैसे आप कह रहे थे कि बिजनेसमैन की ये सरकार है, आज के बजट को लेकर यहां कम से कम आप इतना तो कहेंगे कि ये उस तरह का बजट नहीं है कि जो किसी बिजनेसमैन को खुश करेगा? नहीं, देखिए, मैं ये इन बातों में सूट बूट वगैरह में नहीं जाना चाहता। मैं ये जानता हूं कि आज कृषि क्षेत्र जो झुलस रहा है, जिसमें कि सिंचाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा देना चाहिए तो उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, बहुत ही कम उसके लिए पैसा रखा गया है। और इससे कोई हमारी जो बेसिक 55% जनता जो कृषि पर निर्भर करती है, उसके लिए कोई राहत बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर पृथ्वीराज चौहान जी, आज हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट थे, उनमें खास तौर पे जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, उनमें से कुछ ने तो 10 में से 10 मार्क्स दिए, ये कहते हुए कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पर पैसा डाला गया है। आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी जी जी। आई एम नॉट एबल टू हियर। मैं सुनाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से। अच्छा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं काफी धीरे से पूछता हूं। क्या कर रहे हो? जीएसटी को लेकर पृथ्वीराज चौहान जी, जीएसटी को लेकर कांग्रेस क्या अब तैयार है कि जीएसटी बिल पास हो जाए इस बार? ब्रेक हो रहा है कनेक्शन। हेलो, जी जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं। पीसीआर, क्या आप उन्हें क्वेश्चन बता सकते हैं कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि जीएसटी बिल पास हो जाए इस बार? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। आम बजट पर हम बात कर रहे हैं और उन्हें अभी आवाज बिल्कुल साफ साफ नहीं पहुंच रही, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन काट के एक बार वापस उनको कनेक्ट करने की। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बहस है आज की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये बजट अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें स्टिमुलस नहीं दिया गया है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन भारत ही नहीं, विदेश के भी कुछ लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो भारत को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज इकोनॉमी को स्टिमुलस नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आर्थिक सुधार ज़्यादा तेज़ी से चाहिए, कृषि को और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाने के लिए पैसा डालना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और पृथ्वीराज चौहान जी हमसे कनेक्ट हो, उससे उस बीच आपको ये भी हम दिखा रहे हैं
कि खास बातें क्या हैं इस बजट की, वो स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। और जहां तक कृषि का सवाल है तो इस सरकार ने तकरीबन 360 अरब रुपए, जो कि डॉलर में $5.25 अरब पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो एग्रीकल्चर पे खर्च की है। और सिंचाई पे इसमें से 2/3 जाने वाला है। 55 अरब रुपए हैं जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में जाने वाले हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आम बजट की और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस बजट को आप कितने मार्क्स देंगे? देखिए, मार्क तो मैं देने के उसमें पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मेरी घोर निराशा हुई है। ये इस बजट में एक बोल्ड विजन दिखाने की आवश्यकता थी और कुछ कटु निर्णय जो कि देश के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता थी जिसके लिए प्रधानमंत्री को एक पहल करनी चाहिए थी। अब जैसे मैंने कहा कि टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अब फिर से आप एमनेस्टी स्कीम लाएं, काला धन लाने की बात कर रहे थे वो सब भूल गए। अब जिन लोगों ने कर चुराए हैं उन्हें फिर काला धन जिनके पास, उनको फिर आपने एक और मौका दे दिया कि आप फिर से करो। पिछले साल आप जो योजना लाए थे उसमें से मात्र 2-1 हज़ार करोड़ रुपए टैक्स आपको मिला था। और एक सबसे बड़ी बात है, जो बैंकिंग क्राइसिस, जबरदस्त बैंकिंग क्राइसिस है, 4-4.25 लाख करोड़ के जो कर्जे, डूबे हुए कर्जे हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, उसके लिए ठीक करने के लिए कोई रोड मैप, बिल्कुल कोई कल्पना, कोई रोड मैप नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी, आपने कांग्रेस पार्टी ने स्टिमुलस की बात की है। एक बहुत बड़ा स्टिमुलस हो सकता है जीएसटी बिल अगर पास हो जाए तो। कांग्रेस अगर वाकई देश के बारे में सोच रही है तो उसको पास करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेशन में वो पास होगा कि नहीं होगा? देखिए, जीएसटी बिल कांग्रेस लाई थी जिसका 7 साल तक बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया, जो गलत था। मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अब सिर्फ बात यह है कि जो बदलाव बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बिल में करे हैं उसमें क्यों करें, वो अगर समझा दें हमको, और हमारी जो 2-3 मुद्दों पे जो आपत्ति है उनको अगर सुलझाएं। सरकार को आखिर सरकारी बिजनेस करना होता है, बिल पास करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो अगर विपक्ष से बात करे, हमारी जो 2-3 आपत्तियां हैं, बल्कि मैं समझता हूं एक ही आपत्ति है, उसे अगर सुलझा दे तो कल ही जीएसटी बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज बना के रखें वित्त मंत्री की, नहीं मैं जो कहूंगा वही सही है, तो वो सही नहीं है। विपक्ष को भी साथ को लेके चलना पड़ता है। जी देखिए, एक बात बताइए, बिल हम लाए हैं। एक बात बताइए, पिछले ही सेशन में ये पास हो सकता था अगर आप उसको नेशनल हेराल्ड मामले से नहीं जोड़ते। वहां आराम से ये काम हो सकता था। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी गुडविल के तौर पर गुडविल बनाए रखनी जरूरी है, तभी बात आगे बढ़ेगी? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले का और जीएसटी का कोई संबंध नहीं है। जीएसटी विधेयक कांग्रेस सरकार लाई थी जिसका 7 साल तक बीजेपी ने विरोध किया। ये आप क्यों भूल रहे हैं? तो अब जो बदलाव बीजेपी ने करे हैं उसके बारे में बैठ के चर्चा हो सकती है। अब नेशनल हेराल्ड का मामला अपनी जगह है, वो कोर्ट में है, उसका कोर्ट में फैसला होगा। तो चौहान साहब, अगर आप इंडिया फर्स्ट सोच रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि सरकार आगे बढ़े, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम मिलकर इसको पास करके रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपने गेंद दूसरे पारे में डाल दी है कि ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है देश के लिए काम करना। नहीं, देखिए, राष्ट्र के हित के लिए कोई भी प्रस्ताव अगर सरकार लाती है, आखिरकार जनता ने बीजेपी को सरकार चलाने का मौका दिया है, तो जो भी सरकार की जिम्मेदारी है सरकारी काम करना, विधेयक पारित कराना, और उसके लिए विपक्ष की मदद लेनी आवश्यक है। विपक्ष का सहकार्य लेना हमेशा होता है। हम भी सरकार में रहे हैं, हमने भी अल्पमत की सरकार चलाई है। आपके पास तो पूरा बहुमत है। सिर्फ कमी है कि आप बातचीत करें, आप समझाएं, हमारी जो आपत्तियां हैं उसको आप मीट करें। आखिरी सवाल, बिल पास हो जाएगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो अभी तक मामले को फंसा रहा है?
मैं समझता हूं कि देखिए क्यों नहीं हम पास करेंगे। जो हमारा विधेयक है ये हम लाए थे, हम 7 साल तक उसको पास करने की हमने कोशिश की। अहंकार तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था, लेकिन चलो उस बात को आगे छोड़िए। मेरे ख्याल ये बिल हो, चाहे वो बैंक्रप्सी लॉ जो बहुत अहम बिल है, एग्जिट पॉलिसी वाला जो बिल है, ये सब बिल पास हो सकते हैं अगर आप गिव एंड टेक की बात करें। हमारी कुछ आपत्तियां हैं, हमें भी जनता ने चुन के दिया है, हम भी जी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी आपत्तियां अगर आप मिलें, आप सुलझाओ, उसमें से कुछ रास्ता निकाले तो निकल सकता है रास्ता। पृथ्वीराज चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वैसे पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जीएसटी बिल पास इस बार होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलते चलते आपको ये बताते चले, मोदी सरकार के इस बजट को गरीबों का, किसानों का बजट कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने गांवों और गरीबों को बड़ी राहत दी है, लेकिन जनता क्या ये कह रही है, ये हमने समझने की कोशिश की है। आइए बात करते हैं पहले युवाओं की। मुंबई के युवाओं को ये बजट कैसा लगा, समझने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। इस बजट को लेकर मुंबई के युवाओं की क्या सोच है, छात्रों का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और प्रोफेशनल्स, उनसे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज बजट रखा है, आपको लगता है कि यूथ ओरिएंटेड है होगा, ये आप लोग को फायदा होगा? नहीं, हमें कुछ जैसे एजुकेशन सेक्टर में जो ये लोग ने रिफॉर्म्स लाए हैं, उससे बेहद हमें फ़ायदा तो होने ही वाला है। जैसे अभी ये लोग नई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बढ़ावा दिया है, उसके लिए जो फंड्स एलोकेट किए हैं, उससे हमें फ़ायदा तो होने ही वाला है। बट ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो मध्यम परिस्थिति वालों के लिए ये बजट अच्छा रहेगा। जो रिच लोग हैं वो लोग को टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी निशानी है बजट की। स्वच्छ भारत के लिए 9,000 करोड़ रुपए साइड में किए गए हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। तो ओवरऑल बजट अच्छा था। लेकिन इसके साथ में जो महंगी चीज़ें की गई, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे अन्य लोगों की चीज़ों की बात करें, आपको लगता है कि वो आप लोग उससे खुश हैं? हम लोग खुश तो ठीक है, बट मतलब उससे रेवेन्यू जनरेशन इनको होएगा, टैक्स वगैरह में इनको फ़ायदा होएगा, बट जो कॉमन पीपल है तो वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसके प्राइसेस ठीक है, उन्होंने बढ़ाए, बट कॉमन पीपल के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। कॉमन पीपल के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपसे आपकी क्या राय है इस बजट पर? मेरे हिसाब से ये अच्छा है। ये टैक्स इवेजन, जो टैक्स इवेजन करता है जो 1% अब एक्स्ट्रा लगेगा, जो 10 लाख से अबव कार परचेस करेगा, लग्जरी कार, तो वो जो टैक्स इवेजन करता है वो पकड़ में आ पाएगा कि ये टैक्स नहीं भरता था और 10 लाख से अबव की कार परचेस कर रहा है, लग्जरी कार परचेस कर रहा है, तो उसका असेसमेंट और ये सब हो सकता है। आप कितने नंबर देंगे इस बजट को 10 में से? मैं तो 9 दूंगा।